आज महजबीन के कोठे पर इस लड़के की बोली लग रही थी जिसने सारी ज़िंदगी अपनी इज़्ज़त व नामूस की हिफाजत की थी। सब तमाशाइयों की निगाहें आने वाली लड़की पर थीं, जिसका एक बाजू महजबीन ने सख्ती से पकड़ा हुआ था। तबले और ढोलकी की आवाज़ें आना बंद हो गई थीं। इसने इसे घसीटते हुए दरमियान में लाकर खड़ा कर दिया। मासूमियत इसके चेहरे से अयां थी। सब लोग इसे आंखें फाड़े देख रहे थे। इसके गिर्द लिपटा दुपट्टा महजबीन ने झटके से खींचकर दूर फेंक दिया। इसने बेबस नज़रों से जल्लाद सिफ्त औरत को देखा। खुदा के लिए ऐसा मत करो, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। आंसू ज़मीन पर गिर रहे थे मगर महजबीन ने अपनी उंगलियां इसके बाजू में पेवस्त कर दीं। शुरू करें, बोली। इसकी मकरूह आवाज़ गूंजी। 2 लाख एक ख़रीदार की आवाज़ आई। 5 लाख, 7 लाख। लोग बढ़ चढ़कर इसकी कीमत लगा रहे थे। इसके वजूद पे लर्ज़ा तारी हो गया। इसने सख्ती से अपनी आंखें मींच लीं। नहीं अल्लाह, अल्लाह पाक, इस ज़िल्लत की ज़िंदगी से बेहतर है आप मुझे मौत दे दें। मैं ये ज़िंदगी नहीं गुजार सकती। मुझे इज़्ज़त की मौत दे दें। इन भेड़ियों से बचा लें मुझे। मैं ये सब नहीं सह सकती। मुझे इस मुश्किल में अकेला ना छोड़ें। आप तो शाहरग से भी ज़्यादा करीब हैं। मेरी इज़्ज़त की हिफाजत करें। मुझे यहाँ से बचा लें। आंसू इसकी आंखों से निकलकर कारपेट में जज़्ब हो रहे थे। इसका झुका हुआ सर कुछ और झुक गया। वहाँ बैठे तमाम इज़्ज़तदार लोग इस अनमोल लड़की का मोल लगाने में एक दूसरे से बढ़ रहे थे, लेकिन वो साकत बैठा इसके लरजते हाथों की पुश्त पर गिरते आंसू देख रहा था। ये नहीं था कि इसने कभी खूबसूरत लड़कियां नहीं देखी थी, लेकिन इस लड़की में कुछ और था। वो सबसे मुनफरिद। 10 लाख। एक और तमाशाई की आवाज़ आई। महजबी की बाछें खिल गईं। इर्द गिर्द क्या हो रहा था इस सब से बेखबर वो यकटक इसको देख रहा था। महजबी ने चारों तरफ देख कर गिनती शुरू की। 10 लाख 1। अल्लाह जी प्लीज़ मुझे बचा ले। वो आंखें बंद किए हुए अल्लाह को पुकार रही थी। 10 लाख 2। इसकी सांस मद्दम हो गई थी। नहीं अल्लाह नहीं, प्लीज़ नहीं। 50 लाख। सारे मजमे की खामोशी को इस शख्स की सर्द आवाज़ ने तोड़ा था। 1000 बार कहा है जल्दी उठा करो। देर तक सोए रहने से बेबरकती होती है, मगर मजाल है जो तेरे कान पे जूं तक रेंग जाए। कोई ढोल भी पीटे तब भी तेरी आंख नहीं खुलती। पता नहीं कौन से घोड़े बेच कर सोती हो। कल से हरगिज़ नहीं उठाना मैंने, चाहे सोती रहना। दोपहर तक लोगों की बेटियां होती हैं, सारे का सारा घर संभाल लेती हैं। माँओं को फिक्र ही नहीं होती, और एक तुम हो, सूरज सर पे आ जाए मगर तुम्हारी नींद ही नहीं टूटती। अम्मा हस्बे मामूल इसे डांट रही थी और वह चुपचाप डांट खाते हुए तेज़ी से नाश्ता कर रही थी। आहिस्ता आहिस्ता खाओ, उठाने नहीं लगी मैं तुम्हारे आगे से। अम्मा ने गुस्से से इसे देखा। नहीं अम्मा, वैन ने आ जाना है, लेट हो जाऊंगी मैं, अभी बुक्स भी रखनी है। इसके बस इतना कहने की देर थी, अम्मा फिर से शुरू हो गई। हाँ तो किसने कहा है आधी दोपहर तक सोती रहा कर। कितनी बार कहा है रात को हर चीज़ तैयार करके रखा करो, पर तुझे असर तो हो तब ना। तो कहती होगी माँ का क्या है, बोलती ही है, बोलती रहे। एक तो नकम्मी कम थी, दो और मेरे घर में आ गई हैं। अम्मा ने भाभी को कमरे से बाहर आते देखकर कहा। भाभी वहीं से मुंह बनाते हुए पलट गईं। बस कर देना अम्मा, आपका आइंदा जल्दी उठूंगी। इसने अम्मा के गले में बाजू हमायल करते हुए प्यार से कहा। चल जल्दी कर, तैयार हो जा, फिर शोर मचाता फिरेगा। अम्मा ने नाश्ते के बर्तन समेटते हुए कहा। वो फौरन से तैयार होने चल दी। वैन का विसल सुनते ही वो चादर उठाकर बाहर आई। अच्छा अम्मा, मैं जा रही हूँ, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, इसने गेट से बाहर निकलते हुए कहा। अल्लाह हाफिज़। अम्मा ने इस पर आयतुल कुर्सी पढ़कर फूंकी। कुछ दिनों से इनका दिल हौल रहा था, जैसे कोई अनहोनी होने वाली हो। अजीब से वाहमे हर वक्त घेरे रखते थे। अदन जब तक घर से बाहर रहती, इनका दिल मुख्तलिफ खदशात में घिरा रहता। अब इसे जाते देखकर इन्हें फिर से बेचैनी लग गई। अल्लाह की अमान में उन्होंने एक बार फिर दूर जाती वैन को देखा। मोहम्मद आलम के सिर्फ 2 ही बेटे थे, नवाब आलम और मीर आलम। नवाब आलम जितने फर्माबरदार और सुलझे हुए इंसान थे, मीर आलम इतने ही नाफरमान और शैतानी सिफ्त के हामिल थे। मजाज में ज़मीन आसमान का फ़र्क होने के बावजूद दोनों भाई एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। इन दोनों की शादियों के बाद मोहम्मद आलम ने तमाम ज़मीन और जायदाद इनमें आधी आधी तकसीम कर दी। चुनांचे वो दोनों अपनी अपनी फैमिलीज़ के हमरा अलग अलग घरों में शिफ्ट हो गए। नवाब आलम के 3 बच्चे थे, अब्दुल्ला, हैदर और अदन, जबकि मीर आलम के 4 बेटे थे।
वो चारों ही आवारा सिफ्त और घटिया मशागल के दिलदादा थे। नवाब आलम की जितनी कदर मंजिलत थी, मीर आलम गांव की इतनी ही नापसंदीदा शख्सियत थी। आए दिन लड़ाई फसाद, ज़मीनी झगड़े, लोगों की बेटियों को बिला वजह तंग करना और बहुत सी हरकतों की वजह सिर्फ यही ख़ानदान होता था। इनकी इन गलत हरकतों की वजह से गांव वालों ने मिलकर इन्हें गांव से निकल जाने पर मजबूर कर दिया। मीर आलम को धचका इस वक्त लगा जब पंचायत के इस फैसले में नवाब आलम भी शामिल थे। वो इस वक्त अपने तीनों दोस्तों के हमरा क्लब की सीढ़ियों पर बैठा विस्की के घूंट पर घूंट भर रहा था। अंदर चल ना तो इधर ही बैठ गया है, अहमद ने इसे सीढ़ियों पर बैठा देखकर कहा। नो आई एम ओके, इसने एक और घूंट भरकर कहा। इसकी आंखें आहिस्ता आहिस्ता सुर्ख हो रही थीं, लेकिन नज़रें अब भी आने जाने वाले लोगों पर मरकूज थीं। वो चारों वहाँ आने वाले लोगों पर अपना अपना तबसरा करते हुए बेहंगम कहकहे लगा रहे थे। फराह ने मेरा दिमाग चाट लिया है तेरा पूछ पूछ के, अहमद ने दूसरी बोतल इसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा। लीव हर, जहर लगती है मुझे ऐसी लड़कियां। इसने दूसरी बोतल भी मुंह को लगा ली। तो तुझे शहद कौन सी लगती हैं ये भी बता दे, अरसलान ने बेढंगे अंदाज में हंसते हुए पूछा। लेकिन दूसरी बोतल से सिर्फ चंद घूंट लेने के बाद ही वह जवाब देने से कासर था। ये शहर की एलीट क्लास के बिगड़े हुए नवाबजादे थे, इन तमाम खूबियों से लबरेज जो अपर क्लास के इस टाइप के किसी भी लड़के में हो सकती हैं। इस वक्त वो नशे में धुत इर्द गिर्द से गाफिल क्लब की सीढ़ियों पर गिरे पड़े थे। गुड मॉर्निंग एवरीवन, सॉरी मैं आज लेट हो गया, दाइम ने डाइनिंग टेबल की चेयर घसीटते हुए कहा। इट्स ओके बेटा, हम आदी हैं। तलाल अहमद की बात पर वह बत्तीसी निकालकर नाश्ते की तरफ मुतवज्जा हो गया। दाइम, आज मुझे समिया की तरफ जाना है, कुछ देर बाद सारा ने कहा। तो चली जाए मम्मी, इसमें पूछने वाली कौन सी बात है, इसने लापरवाही से कहा। पूछ नहीं रही, मैं बता रही हूँ कि तुम भी मेरे साथ चलोगे। नेहा को शॉपिंग करवानी है और इतने दिन से तुम इनकी तरफ नहीं गए। आखिर मंगेतर है वो तुम्हारी, कुछ तो ख्याल करो। ओ प्लीज़ माम, यू नो मुझे इन फजूल कामों में कोई दिलचस्पी नहीं है। मंगनी का मतलब ये तो नहीं कि मैं इसके पल्लू से ही लग कर बैठ जाऊँ। मेरी अपनी भी मसरूफियत है, ये काम आप ही को मुबारक हो, इसने बदतमीज़ी से जवाब दिया। जानती हूँ मैं अच्छे से तुम्हारी मसरूफियत को, उन्होंने दांत पीसे। वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छी बात है, इसने अब भी पहले वाले अंदाज में कहा। जस्ट शट अप, तमीज़ से बात किया करो मेरे साथ। सारा का दिमाग खोल गया। कूल डाउन प्लीज़, क्या हो गया आप दोनों को। तलाल अहमद जो नाश्ता करते हुए माँ बेटे की तकरार सुन रहे थे, एकदम दरमियान में बोले। मुझे तो कुछ नहीं हुआ, आपके बेटे का ही दिमाग सातवें आसमान पर है, इसी से पूछें क्या हुआ है इसे, सारा ने गुस्से से कहा। मम्मी आप सुकून से बैठे, मैं उठकर ही चला जाता हूँ। वो चाय का कप टेबल पर पटक कर बाहर निकल गया। क्या करती हैं आप, बच्चा नहीं है अब, वो बड़ा हो चुका है, आहिस्ता आहिस्ता सीख जाएगा सब कुछ। हर वक्त इसके पीछे मत पड़ी रहा करें, तलाल ने तहम्मुल से इन्हें समझाया। तभी बाहर से गाड़ी स्टार्ट होने की आवाज़ आई। मैं भी यही कह रही हूँ, बच्चा नहीं है अब वो, स्टडीज़ कंप्लीट है इसकी। जानते भी हैं आप आजकल किन लोगों में उठ बैठ रहा है, और क्या मसरूफियत हैं इसकी। सारा ने परेशानी से तलाल साहब को देखा। डोंट वरी, इस उम्र में औलाद ऐसी ही होती है, करने दे जो करता है, समझ जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। उन्होंने लापरवाही से सर झटका। समझ जाएगा नहीं, आप समझाइए इसे, कल से अपने साथ ऑफिस लेकर जाएं। जिम्मेदारी जब सर पर पड़ेगी तभी अकल ठिकाने आएगी, सारा ने फिर से जोर दिया। ओके ओके, जस्ट रिलैक्स, बात करूंगा मैं इससे, उन्होंने आराम से कहा। इनकी बात सुनकर सारा भी खामोशी से जूस पीने लगी। शानज़ा, आज वो गाड़ी फिर हमारा पीछा कर रही थी। अदन ने तशवीश से शानज़ा को देखा। हाँ देखा था मैंने यार, हैरत वाली बात है, आखिर कौन है इतना फारिग जो 2 माह से हमारी वैन का पीछा कर रहा है। ऐसी भी क्या दिलचस्पी, कोई बात है तो क्लियर करे, इस तरह पीछा करने की क्या तुक बनती है, शानज़ा ने भी परेशानी से कहा। हाँ ना, और तुम्हें तो पता है गांव में छोटी सी बात का भी बतंगड़ बन जाता है, कोई देखेगा तो क्या सोचेगा। अदन की परेशानी किसी तो और कम नहीं हो रही थी। छोड़ो, भी अच्छा है ना, हमें एक बॉडीगार्ड मिल गया है, वो भी मुफ्त में। हानिया की बात पर वो दोनों हंस पड़ी। छुट्टी के बाद भी जब वो सब वैन में आकर बैठी तो वैन के चलने के कुछ देर बाद ही कहीं से ग्रे करोला नमूदार हो गई। उफ, क्या मुसीबत है, इसे कोई और काम नहीं है क्या। शानज़ा ने गुस्से से पीछे आती कार को देखा। दफ़ा करो तुम, हमें क्या जो मर्ज़ी करे, हमारा पाबंद थोड़ी है वो। अंदर से तो अदन का दिल भी कांप रहा था, मगर बज़ाहिर इसने मजबूती से कहा। सबसे ज़्यादा टेंशन भी इसे ही थी, इसका घर ही सबसे आखिर में आता था और वो कार अक्सर गांव से बाहर ही मुड़ जाती, मगर बाज़ औक़ात वो अदन के वैन से उतरने के बाद ही वापस जाती। अब भी वो परेशानी से शीशे से बाहर नज़र आने वाले दौड़ते मुनाज़र को देख रही थी कि अचानक वो कार बिल्कुल वैन के बराबर आ गई। इसने चौंक कर अंदर बैठे शख्स को देखा, उसकी तरफ देखकर मुस्कुराया
और जन से गाड़ी आगे भगा ले गया। इसकी सिर्फ आंखों से पता चला था कि वो मुस्कुराया है, आंखों के अलावा सारे चेहरे पर मास्क था। कौन हो सकता है ये? इसके मुस्कुराने पर वो जी जान से कांप गई। ये मेरी तरफ ही क्यों देख रहा था? मैं तो इसे जानती तक नहीं। वो अब तक इसी कैफियत में थी। शुक्र है मुसीबत टल गई। हानिया ने गाड़ी को आगे जाते देख कर कहा, अदन क्या हुआ? तुम्हारा रंग क्यों पीला हो रहा है? नहीं नहीं, तो मैं ठीक हूँ। उसने मुंह पर हाथ फेर कर खुद को नॉर्मल किया। कौन था वो? 2 माह से क्यों पीछा कर रहा है? आखिर चाहता क्या है? इसके हाथ अब भी कांप रहे थे। घर पहुंचने तक वो इसी हालत में रही। अदन क्या बात है? तबीयत तो ठीक है तेरी? जब से आई हो इसी तरह लेटी हुई हो, कोई मसला है? शाम तक भी जब वो गायब दिमाग रही तो अम्मा ने कहा, नहीं अम्मा, बस सर में दर्द है। इसलिए इसने वक्ती बहाना करके इन्हें टाल दिया। लेकिन अगले रोज़ जब वो फिर कसलमंदी से पड़ी रही तो अम्मा ने तशवीश से इसे देखा। तू बताती क्यों नहीं है? क्या हुआ है तुझे? कॉलेज भी नहीं गई आज? सब ठीक तो है? वो कभी तो बीमारी में भी छुट्टी नहीं करती थी, तो फिर आज? अम्मा का परेशान होना बजा था। ठीक हूँ अम्मा, बस आज दिल नहीं कर रहा जाने को। बेटा, औलाद चाहे जितनी भी बड़ी हो जाए, माँ बाप जितना तजुर्बा कभी हासिल नहीं कर सकती। कोई मसला है तो बता ना। तू मुझे अपनी परेशानी नहीं बताएगी तो किससे कहेगी? चल बता, क्या बात है? कल से मैं देख रही हूँ, जब से तू आई है परेशान है। किसी ने कुछ कहा है क्या? ओफ़ो अम्मा, आपकी तो सीआईडी वाली नज़र है। कुछ नहीं हुआ मुझे, बस बोर हो गई हूँ रोज़ जा जा कर। इसलिए सोच रही हूँ 2-4 छुट्टियाँ कर लूँ। स्टडीज़ का बर्डन है और कुछ नहीं। ख़्वाह इतनी टेंशन ना लिया करें। वो हंसते हुए इनकी गोद में सर रख कर लेट गई। अम्मा की अंदर तक उतर जाने वाली नज़रों से वो वाकई घबरा गई थी। पहले तो जी में आया कि सब कुछ इन्हें बता दें, मगर अम्मा को बताने का मतलब कॉलेज से हमेशा हमेशा के लिए छुट्टी था। वो तो इसके मामले में हद से ज़्यादा मुहतात थी। इसका ग्रेजुएशन का आखिरी साल था। अब वो घर बैठकर अपनी सारी मेहनत पर पानी नहीं फेर सकती थी। हाँ, वो अभी कुछ दिन कॉलेज नहीं जाएगी। हो सकता है सब ठीक हो जाए। वो अम्मा की गोद में सर रखे सोच रही थी। मैं टेंशन ले लूँगी तो कौन परवाह करेगा तेरी? बस एक बात याद रखना, माँ बाप से कभी कुछ नहीं छुपाते। वो उम्र के जिस हिस्से में पहुँच जाए, इनके पास औलाद के हर मसले का हल होता है। एक बार वालिदैन का साया सर से उठ जाए तो कहीं जाए पनाह नहीं मिलती। वो इसके बालों में हाथ फेरते हुए समझा रही थी। अम्मा की बातों से लग रहा था कि वो मुतमिन नहीं हुई, मगर फिर भी उन्होंने इसे दोबारा नहीं करेदा। दाइम, तुम्हारी मम्मी बहुत परेशान है तुम्हारी वजह से। तलाल ने रिमोट से चैनल चेंज करते हुए कहा। अच्छा, वो क्यों? वो मोबाइल छोड़कर बाप की तरफ मुतवज्जा हो गया। तुम अब फ्री हो तो कल से ऑफिस ज्वाइन करो। ओह नो डैडी, मुझे बिजनेस में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। तो तुम्हें इंटरेस्ट है किस चीज़ में? वही बता दो। जो काम भी कहें तुम्हें इसमें इंटरेस्ट ही नहीं होता। चाहते क्या हो आखिर तुम? सारा हर बात के जवाब में इसकी ना ना से तंग आ चुकी थी। आप चुप करें, मैं बात कर रहा हूँ ना। तलाल अहमद ने फ़ौरन मुदाखलत की। अच्छा, तो आपको मम्मी ने पट्टी पढ़ाई है? इसने मुंह पर हाथ फेरते हुए बाप की तरफ देखा। तलाल कहका लगाकर हंस पड़े। गलत नहीं कहा मैंने कुछ भी। माँ हूँ मैं, तुम्हारी दुश्मन नहीं हूँ। वो खूनख्वार नज़रों से इसे देखती हुई बोली, इलेक्शन सर पर है, मैं ऑफिस को प्रॉपर टाइम नहीं दे सकता। सो तुम वो ऑफिस ज्वाइन करो, बल्कि ऐसा करो अपनी कंपनी को ही देखो तो ज़्यादा बेहतर है। बहुत मांग है इसकी प्रोडक्ट्स की। फ़िलहाल तो सब कुछ मैनेजर पर छोड़ा हुआ, मगर कब तक इसे खुद देखो। सबसे पहले तो मशीनरी रीन्यू करवाओ, नई टेक्निक्स को फॉलो करो। स्टाफ में चेंजेस करनी है तो वो करो। इसे फुल टाइम दो तो वो डबल प्रॉफिट देगी। इसका मतलब है कि आपने मम्मी की बात लाजमी माननी है। इसने बेचारी सी शक्ल बनाकर कहा। ज़ाहिर है यार, वापस तो घर ही आना होता है। तलाल ने आहिस्तगी से कहा। वो दोनों कहकहा लगाकर हंस पड़े। हालांकि मैं चाहता था आप मुझे थोड़ा और टाइम देते। अभी तक तो मैं ठीक से एंजॉय भी नहीं कर सका। नो नो मोर टाइम। अपनी एक्टिविटीज़ को कम करो। कल से तुम ज्वाइन कर रहे हो, मैनेजर तुम्हें हर चीज़ समझा देगा, कोई मुश्किल नहीं होगी। मगर सिर्फ इलेक्शन होने तक। इसके बाद आप अपना काम खुद संभालेंगे। इसने भी लगे हाथों शर्त रख दी। हाँ हाँ ठीक है। तलाल ने सर हिलाया। इसे मानते देखकर सारा ने भी सुकून का सांस लिया। इन बाप बेटे में बला की अंडरस्टैंडिंग थी। वो शुरू से ही तलाल के ज़्यादा करीब था, मगर सारा से इसकी इतनी नहीं बनती थी कि वो हर वक्त रोक टोक करती रहती। हाई सोसाइटी से ताल्लुक़ रखने के बावजूद भी इनके अंदर वही टिपिकल खातून थी, अपने शौहर और बच्चों से मोहब्बत करने वाली, हरदम इनके लिए परेशान। वो खुद एक एनजीओ चला रही थी। ज़्यादातर वक्त घर से बाहर ही गुजरता, मगर फिर भी बच्चों के मामले में उन्होंने कभी भूल चूक नहीं की। दाइम के मुताल्लिक़ आजकल कुछ अच्छी खबरें नहीं मिल रही थी, तभी इनकी परेशानी में अब इजाफ़ा हो रहा था। हालांकि बाकी सबके नज़दीक ये कल्चर का हिस्सा था, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मगर वो अपने बच्चों को आइडियल बनाना चाहती थी। इसलिए उन्होंने तलाल के जहन में दाइम को ऑफिस ले जाने का ख्याल डाला। तलाल अहमद एक जाने माने
स्पेशलिस्ट और नामवर सियासतदान थे। इनके 4 बच्चे थे, रेयान, अनाया, सारम और दायम। रेयान और अनाया दोनों शादीशुदा थे। शादी के बाद रेयान कराची जबकि अनाया अपने शौहर के साथ इंग्लैंड में सेटल थी। सारम भी इंग्लैंड में अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहा था जबकि रेयान बाप के साथ मिलकर बिजनेस को वसी से वसी तर कर रहा था। अब भी वो कराची में बिजनेस सेट करने की वजह से खुद भी वहीं सेटल हो गया। दायम इनका सबसे छोटा और लाडला बेटा था। सारा चाहती थी कि वो भी सारम की तरह बाहर से डिग्री लेकर आए मगर वो दायम था हर मामले में अपनी मर्जी करने वाला। इसने यहीं रहकर पढ़ने को तरजीह दी और तलाल ने हमेशा की तरह इसका साथ दिया। आज सारम वापस आ रहा है। शाम की फ़्लाइट से सारा ने इसे इत्तला दी। क्यों? क्या मतलब क्यों? घर आ रहा है? वो पाबंदी है क्या इसके आने पे? उफ़ मम्मी, आप तो मेरी हर बात को उल्टा समझती हैं। मैं ये पूछ रहा था कि वो हमेशा के लिए पाकिस्तान आ रहा है या कुछ दिनों के लिए? ये थोड़ी कहा है कि वो घर ही ना आए, इसने मुँह बनाते हुए कहा। अभी इसके चंद थीसिस रहते हैं फिर ही वो हमेशा के लिए आएगा, लेकिन तुम अपने ऑफिस को इसके हवाले करने के ख्वाब देखना छोड़ दो। अपना काम खुद संभालो। क्यों? मैं क्यों दूंगा इसको? आई कैन रन इट ऑन माई बी हाफ। वो इंग्ली में किचन घुमाता बाहर की तरफ बढ़ गया। सारम से इसकी गाड़ी छिनती थी। वो जो भी कहता सारम डैडी की तरह इसकी हर बात मानता। अब इसने यही सोचा था कि सारम के आते ही वो ऑफिस के हवाले करके हर जिम्मेदारी से आज़ाद हो जाएगा। मगर मम्मी ने एक बार फिर इसकी सारी खुशफहमी में पानी फेर दिया। रात के इस पहर वो अपने दोस्तों के हमरा सड़क पर आवारागर्दी कर रहा था। आज अरसलान क्यों नहीं आया? इसने च्युइंगम मुंह में डालते हुए बाकी दोनों से पूछा। इसका ठिकाना गर्ल्स कॉलेज है। मेरा तो ख्याल है वो रात को भी वहीं खड़ा रहता है। अहमद इसके हाथ पे हाथ मारकर हंसा। तब इसके मोबाइल की बेल हुई। हेलो, हाँ लो, वो मेरे सामने ही है, खुद ही इससे बात कर लो। अहमद ने मोबाइल इसकी जानब बढ़ाया। इसने अचंभे से फ़ोन पकड़कर कान को लगाया। हेलो के जवाब में नुस्वानी आवाज़ सुनकर इसने फ़ोन कान से हटाकर स्क्रीन ऑन की। स्क्रीन पर मौजूद नाम देखते ही माथे पर बल पड़ गए। इसने फ़ोन काट कर वापस अहमद की तरफ उछाल दिया। तुझे कौन सी आग लगी थी जो पहली बार मेरे ही मुतल्लिक सारी इन्फॉर्मेशन इसे दे दी? अजीब बला पीछे पड़ गई है, अहमद ने जवाब में हंसते हुए मोबाइल कैच किया। तो इसका फ़ोन क्यों नहीं उठाता? वो बेचारी हमेशा यही कहती है, मैं जब भी इसे फ़ोन करूँ इसका नंबर आगे से मसरूफ़ ही होता है। मैंने इसका नंबर ब्लैक लिस्ट में डाला हुआ है। इसके बात सुनकर इन दोनों के मुंह से हंसी के फव्वारे छूट पड़े। वैसे एक बात तो है, हिल तो तू भी गया है वहाँ जाकर, शार्क ने इसे आंख मारते हुए कहा। ज़ाहिर है कोई भी नॉर्मल इंसान पहली बार वहाँ पर जाए तो एक बार पागल तो ज़रूर हो जाता है। फिर दोबारा कब जाने का इरादा है? अमर ने पूछा। फ़िलहाल तो मूड है ना टाइम, फिर कभी देखेंगे। चल जैसे तेरी मर्ज़ी, जब मूड हुआ तो बताना। वो दोनों इसके साथ साथ चलने लगे। आज वो एक हफ्ते बाद कॉलेज आई थी। वो अब सबसे नोट्स इकट्ठे करने में मगन थी। अदन मेरे साथ बाज़ार तक चलो, मुझे कुछ चीज़ें ख़रीदनी है। अभी छुट्टी में काफ़ी टाइम है। जब शानज़ा ने इससे कहा। हरगिज़ नहीं, पागल हो गई हो क्या? अम्मा से जूते खाने का कोई शौक़ नहीं है मुझे। प्लीज़ यार, मुझे कुछ चीज़ें लेनी है अर्जेंट। हम वैन के आने से पहले ही वापस आ जाएंगे। प्लीज़ मना मत करना मगर। प्लीज़ ना मना करो। वो हानिया की बच्ची भी नहीं जा रही, अब किसके साथ जाऊँ मैं? अच्छा तो फिर वैन के आने से पहले ही आना है, देर बिल्कुल ना हो। कुछ पसो पेश के बाद बिलाखिर वो राज़ी हो गई। चादर ओढ़ने के बाद वो इसके हमरा चल दी। सड़क पर तेज़ तेज़ चलते हुए अजीब सा एहसास होने पर इसने पीछे मुड़कर देखा तो पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई। इसने फ़ौरन शानज़ा का हाथ ज़ोर से पकड़ लिया। क्या हुआ? वो गाड़ी हमारे पीछे आ रही है। शानज़ा ने एक नज़र पीछे मुड़कर देखा, फिर खामोशी से दोबारा चलने लगी। क्या हुआ? तुम बोल क्यों नहीं रही? अदन, तुम लोगों के फैमिली इश्यूज़ तो नहीं चल रहे किसी के साथ? आई मीन कोई दुश्मनी वगैरह? क्या मतलब? इसने हैरान नज़रों से शाना को देखा। तुम पिछले एक हफ़्ता कॉलेज नहीं आई तो पूरा एक हफ़्ता ही इस गाड़ी ने भी वैन का पीछा नहीं किया, मगर आज ये गाड़ी फिर से। जस्ट शट अप शानज़ा, तुम मुझे ऐसा समझती हो? नहीं यार, तुम गलत समझ रही हो। मैंने इसलिए पूछा था कि कोई फैमिली इशू तो नहीं किसी के साथ? इसके दिमाग में झक्कड़ चलने लगे। हमारी तो किसी के साथ दुश्मनी नहीं, तो फिर ये कौन है? एक बात तो वाज़ेह थी कि वो इसी के पीछे आता था। खौफ ने चारों तरफ से इसे अपनी लपेट में ले लिया। शानज़ा वापस चलो, मुझे बाज़ार नहीं जाना। इसे अब एहसास हो रहा था कि कॉलेज से निकल कर उसने कितनी बड़ी गलती की है। प्लीज़ यार, अब हम इतना आगे आ गए हैं, वो सामने ही तो शॉप है, बस 10 मिनट लगेंगे। वो इसका ठंडा हाथ थामते हुए तेज़ तेज़ चलने लगी। एक बार फिर इसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन अब वो गाड़ी वहाँ नहीं थी। दुकान के अंदर दाखिल होकर ही इसकी आँस बहाल हुई। शानज़ा अपने लिए चीज़ें पसंद कर रही थी मगर वो गायब दिमागी से इधर उधर देख रही थी। कौन हो सकता है वो? क्यों आता है मेरे पीछे? मुझे अम्मा को सब कुछ बता देना चाहिए था। हाँ, आज जाकर मैं अम्मा को सब कुछ बता दूंगी, फिर बाबा खुद ही सारे मामले से निपट लेंगे। वो खड़ी सोच रही थी कि शानज़ा ने इसका कंधा हिलाया। चलो चलें। हो गई शॉपिंग? हाँ हो गई। वो दुकान से बाहर निकल आई। परेशान मत हो, तुम अंकल से बात करना, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा ये देखो, मैंने तुम्हारे लिए ख़रीदा है। कहाँ गया? इधर ही तो था। वो शॉपरों को एक हाथ से दूसरे हाथ में मुंतकिल कर रही थी। ओह नो! अब क्या हुआ यार? वो रेड बैग तो वहीं पे रह गया। इसने अफसोस से माथे पे हाथ मारा।
तुम पागल हो गई हो क्या? ध्यान कहाँ था तुम्हारा? अब फिर वापस जाना पड़ेगा। अगर वैन आ गई हुई तो। सॉरी यार, वो पीछे ही तो है दुकान में, अभी लाई, बस 1 मिनट। वो दौड़ते हुए वापस इसी दुकान में घुस गई। अदन वहीं सड़क पर खड़ी पीछे मुड़कर इसे देख रही थी। अस्सलामुअलैकुम मिस अदन, नवाब आलम, कैसे मिजाज हैं आपके? वो जो कोई भी था इसके बिल्कुल करीब आकर खड़ा हो गया। को कौन हो तुम? वो बदक कर 2 कदम पीछे हटी। ये भी पता चल जाएगा, इतनी जल्दी क्या है? ये कहकर इसने इसे बाजू से पकड़कर पास खड़ी कार की जानब घसीटा। छोड़ो छोड़ो मुझे, कौन हो तुम? कहाँ लेकर जा रहे हो? छोड़ो मुझे, बचाओ बचाओ! वो चीखते हुए लोगों को मदद के लिए पुकार रही थी। छोड़ दो इसे, कौन हो तुम और कहाँ लेकर जा रहे हो? इर्द गिर्द के लोग ये मंजर देखकर इकट्ठे हो गए। इनमें से फौरन एक आगे बढ़कर बोला, मगर सामने वाले के पास रिवॉल्वर देखते इसकी जुबान बंद हो गई। 1 मिनट के अंदर अंदर दफ़ा हो जाओ सब यहाँ से, वरना इधर ही भून दूंगा। इसने रिवॉल्वर का रुख इन लोगों की जानब किया। 2 सेकंड में ही वहाँ से हर कोई गायब हो गया। इसने धक्का देकर अदन को गाड़ी के अंदर डाला। अंदर बैठी औरत ने फौरन इसकी नाक पर रुमाल रख दिया। बेहोश होने से पहले आखिरी चीज़ जो इसे नजर आई वो इस मास्क वाले शख्स का चेहरा था। आज इसका ऑफिस में पहला दिन था। वो दोपहर तक वो मैनेजर के साथ ही सर खपाता रहा, पर खाक भी पल्ले ना पड़ा। उफ डैडी, कहाँ फंसा दिया आपने मुझे। अभी मैनेजर के जाने के बाद वो रिलैक्स हुआ ही था, कोई बेधड़क दरवाज़ा खोलकर अंदर आ गया। वाह भाई वाह, बड़े ठाठ बाट हैं, लगता है बच्चा राह रास्त पे आ गया। आने वाले को देखकर इसकी पूरी आंखें खुल गईं। व्हाट अ प्लीजेंट सरप्राइज! कब आया तू? बताया तक नहीं यार। वली से मिलते हुए बेपनाह खुशी और हैरत से मिले जुले तासुरात के साथ कह रहा था। परसों ही आया हूँ और आज तो उसे मिलने चला है। कब से ज्वाइन किया ऑफिस? क्यों, अंकल का बिजनेस डबोने का इरादा है? डैडी के ज़ोर देने पर ही आया हूँ, वरना मुझे रत्ती बराबर भी दिलचस्पी नहीं है। अली इसका बेस्ट फ्रेंड था, दोनों ने एक साथ ग्रेजुएशन किया। ग्रेजुएशन के बाद वो हायर स्टडीज़ के लिए बाहर चला गया, लेकिन फिर भी इन दोनों की दोस्ती में कोई फ़र्क नहीं आया। अली के साथ इसकी फैमिली टर्म्स भी थे। इतने सालों बाद वो इसके सामने था। चल उठ, कहीं बाहर चलते हैं, तुम्हारे चक्कर में लंच भी गोल हो गया है। और घर में सब कैसे हैं? सब ठीक हैं, सारम आया हुआ है कल से। वो बातें करता इसके हमरा ऑफिस से बाहर निकल गया। अभी तक अदन नहीं आई, मेरा दिल हौल रहा है, इतनी देर हो गई है। कोई बात नहीं, अम्मा आ जाएगी, देर सवेर तो होती है। पहले तो इस वक्त तक आ जाती है, पता नहीं अब तक क्यों नहीं आई। आज इतने दिनों बाद तो गई है। वो ज़ाहिर है जो हर्ज हुआ है वो तो पूरा करना है। भाभी की तसल्ली पर भी अम्मा का दिल कांपता रहा। इनकी निगाहें बार बार गेट से होकर पलट आती। घड़ी की सुइयां आहिस्ता आहिस्ता आगे सिरक रही थी, मगर अदन को नहीं आना था, सो वो ना आई। अब तो भाभी को भी बाकायदा परेशानी होने लगी। अम्मा जले पैर की बिल्ली की तरह सहन में चक्कर काट रही थीं। इतने में बाबा और अब्दुल्ला भी घर आ गए। अदन अभी तक घर नहीं आई। अम्मा बाबा को देखते ही फपक कर रो पड़ी। क्या, छुट्टी हुए को तो 4 घंटे हो चुके हैं, अब तक क्यों नहीं आई? वैन कब की आकर वापस भी जा चुकी है, अम्मा ने रोते हुए बताया। अब्दुल्ला, गाड़ी निकालो फौरन, बाबा ने कांपती आवाज़ में कहा। अब्दुल्ला ने फ़ौरन गाड़ी निकाली। इनका रुख अदन के कॉलेज की जानिब था। कहाँ जा सकती है वो? इसे तो रास्तों तक का ठीक से इल्म नहीं है। खुदा न करे कुछ गलत ना हो गया हो। अम्मा के दिल में हर तरह के वहमे सर उठाने लगे। अल्लाह ना करे अम्मा, आप बस दुआ करें वो बखैर व आफियत घर पहुँच जाए। बड़ी की निस्बत छोटी भाभी अम्मा के ज़्यादा करीब थी। या अल्लाह, मेरी बच्ची की हिफाजत करना, इसे अपने हिफ्ज़-ओ-ईमान में रखना। वो जाए नमाज़ पर बैठी रब के हुज़ूर गिड़गिड़ा रही थी। शाम हो चुकी थी। अब्दुल्ला और बाबा अब तक वापस नहीं आए। अम्मा की आंखें एक पल भी न सूखीं। इशा के बाद गाड़ी का हॉर्न सुनते ही वो उठ खड़ी हुईं। बाबा थके कदमों से सहन में रखी चारपाई पर आ बैठे। क्या हुआ, कुछ पता चला? कहाँ है अदन? आप इसे साथ क्यों नहीं लाए? अम्मा बेकरारी से इनकी तरफ बढ़ी। आप लोग बोल क्यों नहीं रहे? मेरा दिल बैठा जा रहा है। खुदा के लिए कुछ तो बताएं, कहाँ है मेरी बच्ची? हमने सारा कॉलेज छान मारा है, मगर वहाँ सिवाय चौकीदार के और कोई नहीं था। अदन की तस्वीर देखने पर इसने बताया कि छुट्टी से पहले इसने किसी लड़की के साथ इसे बाहर जाते देखा था। सारे अस्पताल भी चेक कर आए हैं, कहीं कुछ पता नहीं चला। अब्दुल्ला ने सर हाथों में गिराते हुए बताया। हरगिज़ नहीं, झूठ बोल रहा है वो। इसने भला कहाँ जाना है? वो तो कभी कॉलेज से बाहर नहीं गई। अम्मा ने फ़ौरन इसकी बात को झुठलाया। इसकी सिर्फ एक ही सहेली है, शांजा। आप इससे जाकर पता करें, शायद इसे कुछ इल्म हो। भाभी की बात पर भाई फ़ौरन खड़े हो गए। बाबा, फातिमा ठीक कह रही हैं, हमें शांजा से मालूम करना चाहिए।
कुछ देर बाद बाबा और अब्दुल्ला शाहनजा के घर मौजूद थे। खैरियत चौधरी साहब, आप इस वक्त रात को। शाहनजा का बाप इन्हें इस वक्त देखकर ठटका था। अलीमुद्दीन, तुम्हारी बेटी कहाँ है? घर पर ही है जी, मगर बात क्या है? सब खैरियत तो है ना?